कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको घर में दादा दादी बहुत पसंद होती है क्योंकि आपका लाड़ प्यार दुलार बहुत सारा दादी माँ और दादाजी करते हैं। कई बार आप उन्हें छोड़कर कई दूसरे गांव में जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा याद तो हमें जो लाड़ प्यार करते हैं उनकी आती है, यानी दादाजी और दादी माँ। वैसे ही आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ में भी अपनी दादी माँ की यादें दी गई है। यह पाठ एक संस्मरण विधा यानी दादी माँ की याद में लिखा हुआ एक पाठ है। ये पाठ शिव प्रसाद सिंह सुमन जी इन्होंने लिखा है। लेखक के जब उनके बड़े भाई का पत्र मिला और जब उनमें वो पढ़ते हैं कि दादी माँ गुजर गई थी, तब वह अपनी दादी माँ की यादें याद करते हुए यह पाठ लिख रहे हैं। देखो, इस पाठ में पूरे के पूरे दादी माँ की यादें ही दी गई है। देखो बच्चों, इस पाठ का पहला भाग कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनसा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीतल किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में लेखक बताने जा रहे हैं कि भले ही मेरे जीवन में बहुत बार अनेक कठिनाइयाँ मैं देख चुका हूँ, लेकिन आज भी थोड़ी सी कमजोरी या कठिनाइयाँ आने पर उनका मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। उनके मित्र मुख पर तो प्रसन्न करने वाले हैं और बोलते हैं कि आने वाली छुट्टियों के बारे में वो बोलकर प्रसन्न करते हैं, और पीठ पीछे उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आने पर वो दुखी होता है ऐसे कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं। देखो बच्चों, अक्सर का यहाँ पर अर्थ है अधिकतर, कमजोरी यानी दुर्बलता, बरबस यानी लाचारी। लेखक कई नौकरी के लिए कई बार शहर में जाकर रहते हैं और उन्हें गांव की यादें बहुत याद आ रही है। बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी इस वाक्यों से ही हमें समझ में आता है धुंधली छाया यानी दादी माँ की धुंधली छाया याद आती है। दादी माँ की यादें उन्हें याद आती है। उनकी दादी माँ अब बीमार है, इसलिए वह अपने दादी माँ के बारे में हमेशा सोचते हैं। देखो, हमेशा उनको उनके दादी माँ की याद सताती है। आगे देखो बच्चों, मुझे लगता है जैसे वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आई हुई मोथा और साई की अधगलित घासें, गेहूं और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाही के साथ गुड़ ना मिले, गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अश्विन महीना यानी कार्तिक महीने का वर्णन किया है। बरसात बीत जाती है, सूरज तेज होने लगता है, बहते हुए आया हुआ पूरा कूड़ा जगह जगह पर इकट्ठा होता है, उसकी बदबू आने लगती है। देखो बच्चों, हम भी देखते हैं बारिश होने के बाद उसके बाद एक 15-20 दिन के बाद जो बारिश का पानी यहाँ वहाँ गड्ढों में सच रहता है, वहीं तो बहुत दिनों बाद उसकी एक अलग सी विचित्र गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, क्योंकि उसमें सारा कूड़ा जो होता है वो कूड़ा जो है
वो भीग कर उसमें एक अलग सी बदबू आने लगती है। और देखो लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके कूद रहे होंगे। यानी सब यादें याद आ रही। लेखक भी कई साल पहले ऐसे कर रहे थे या करते थे। अभी भी लड़के वो झाग भरे पानी में, यानी जो बरसात का पानी खड्डों में रहता है, उन्हें झाग भरा पानी कहा है। फेस ऊपर फेस आता है, बहुत गंदा पानी होता है, उसे झाग भरा पानी कहते हैं। बरसात का जमा हुआ पानी। और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। यानी गर्मी के दिनों में आम न खाए तो हमें कैसे लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जामुन होते हैं, आम होता है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं देखो, आषाढ़ में हम आम और जामुन न खाए तो चिंता नहीं, लेकिन अगहन में चूड़ा और गुड़ न खाए तो भी चिंता नहीं है। देखो बच्चों, अगहन यानी मार्गशीर्ष महीना जो होता है उसे अगहन बोलते हैं। और चैत यानी चैत्र महीना, उसके दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, यानी उस दिन बहुत सारे गुड़ तैयार किए जाते हैं। और उसमें जो पट्टी के साथ जो गुड़ खाया जाता है, चिक्की गुड़, उसे कहते हैं। वो न खाए तो भी अफसोस नहीं, लेकिन किस बात का अफसोस लेखक को लग रहा है? आगे देखो बच्चों, अफसोस इस बात का है कि क्वार के दिनों में इन झाग भरे गंधपूर्ण जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर उड़क रहा था तो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने दिया है कि उन्हें गर्मियों के दिनों में आम और जामुन नहीं मिला तो भी कोई चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ नहीं मिला तो भी कोई चिंता नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिली तो भी कोई अफसोस नहीं है, लेकिन क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में, यानी जो बरसात का पानी होता है उसमें जमा हुआ जो बरसात का पानी होता है उसमें नहाने के लिए नहीं मिला तो बहुत बुरा लगता है लेखक को। और उसमें जाकर नहा कर आकर वो बहुत गंदा पानी होता है, उससे तो बीमार ही पड़ोगे। तो लेखक भी बीमार पड़ते थे। हल्की सी बीमारी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, गरम गरम। थोड़ा सा ज्वर, थोड़ा सा दर्द होता था, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन मिलता था, इसलिए वो ज्वर अच्छा लगता था। लेकिन अब जो ज्वर आता है वो ज्वर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अकेले है, वहाँ पर दादी नहीं है। और ये जो ज्वर है वो चढ़ता ही गया और रज़ाई पर रज़ाई लेते गए और वो ज्वर जो था वो 12 बजे कम हो गया। ये सब लेखक ने अपने बचपन की यादें यहाँ पर दी गई है। देखो बच्चों, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनार हिंद होती। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सत्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया है कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका है कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है कि नहीं, कोई बीमार के घर में से बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस परिच्छेद में देखो क्या दिया है। जब लेखक बीमार होते थे, झाग भरे गंधपूर्ण जल में नहाकर जब लेखक बीमार होते थे तो उनकी दादी माँ उनका ख्याल कैसे रखती थी, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। देखो,
बच्चों दिन भर वो तो चादर लपेटे ऐसे ही सोते थे और उसी वक्त दादी माँ आती थी नहा धोकर, बहुत ही दुबली पतली स्नेह भरी, बहुत ही अच्छी लगती थी। उनकी दादी माँ जो थी बहुत दिखने में भी अच्छी थी और उसे बहुत पसंद थी। तो वो आकर उसका माथा छूती थी, कितना बुखार है वो देखती थी, पेट छूती थी और देखती थी कि कितना अभी बुखार है या कम हो गया है। और उसके जो आंचल यानी जो पल्लू होता है उसमें कुछ ना कुछ अंगारा वगैरह हो वो निकालती थी। वो अंधश्रद्धा से वो लगाते हैं ना, हाँ ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, भूत बाधा वगैरह, वे उस तरह वो निकालती थी और लेखक को लगाती थी। देखो, और माथे पर हाथ रखती थी, दिन भर उसके पास ही बैठी रहती थी, पंखे से हवा झोंका लगाती थी। आती है जब बीमार होने पर लेखक वो दालचीनी का लेप लगाती है, बार बार छूकर ज्वर का अनुमान इन्हें अंदाज़ा लगाती है। हांडी में पानी है कि नहीं देखती है, पीपल के छाल से छोका हुआ है कि नहीं देखती है, खिचड़ी अच्छी तरह से घुल मिल कर वो पकाई है कि नहीं वो देखती है, कोई बीमार के घर बाहर से सीधा नहीं आता है कि नहीं ये भी देखती है और घर वालों को बहुत सारे प्रश्न पूछ पूछ कर परेशान कर देती है। यानी इस परिचय से हमें समझ में आता है कि दादी माँ अपने पोते का यानी लेखक का ख्याल कितना रखती थी। आगे देखो बच्चों, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोकेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में क्या दिया है, दादी माँ बहुत ही समाज सेवक थी। यानी जो गांव के बीमार व्यक्ति होते थे, बीमार आदमी होते थे, कोई भी लोग हो, उनकी बहुत मदद करती थी दादी माँ, सबकी मदद करती थी। यानी बहुत ही अच्छी है दादी माँ। पहले ही लाइन में देखो, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव यानी प्रसिद्ध जंगली जो वनस्पतियाँ थी उसके बहुत सारे 50 किस्म यानी 50 प्रकार की दवाओं के नाम उन्हें मालूम थे। हर गांव जाती थी, गांव में कोई भी बीमार होता तो उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना है, उनका भी हाथ छूना है, माथा छूना है, पेट छूना है, क्या हुआ है पूछना है, या मलेरिया है या सरसाम है या निमोनिया है, ये रोगों के बीमारी के नाम हैं जिसमें बहुत सारा बुखार आता है। और अंदाज़ा लगाती थी कि इसे क्या हुआ है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करके वो लवंग, गुड़ मिश्रित जलदार, गुग्गल, धूप देती थी। महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी थी। प्राचीन काल में बहुत सारी ये बीमारी, प्लेग और ज्वर जो होता है, प्लेग, पटकी, ऐसे जो रोग थे उसे महामारी के रोग कहा जाता है। विषुचिका का अर्थ है जुलाब होना, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इन दिनों में देखो, प्राचीन काल में जब महामारी गाँव में आती थी तो गाँव के लोग जो है वो ऐसे जल्दी जल्दी मर जाते थे, इतना वो फैला उस रोग का होता था, वो बीमारी इतनी फैलती थी। आज भी देखो बच्चों, कोरोना की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, इसीलिए हम घर में हैं। देखो बच्चों, घर में ही रहना है, सेफ रहना है, इसे भी एक महामारी कहा जा सकता है। ऐसी महामारी प्राचीन काल में भी आती थी तो दादी माँ उस पर भी कुछ न कुछ दवा देती थी, जैसे कि लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, ऐसा कुछ न कुछ वो हमेशा दिया करती थी। गुग्गल यानी गुलगुल, ये एक औषधि वनस्पति है। देखो, मिश्री यानी जमाई हुई चीनी जो होती है उसे मिश्री कहते हैं। देखो बच्चों, सफाई कोई उनसे सीखे, यानी वो बहुत साफ सफाई रखती थी। घर में गंदा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रोज़ के रोज़ चादर बदलना या जो दवा दी जाती है वो रोज़ के रोज़ टाइम पर खाना, ये उन्हें पसंद था।
बुखार आने पर वो बहुत ख्याल रखती थी, सबका ख्याल रखती थी, गांव वालों का भी ख्याल रखती थी। लेखक बोल रहा है कि बुखार, अब भी मुझे बुखार आता है, यानी लेखक तो अब दादी माँ के पास नहीं है, वो तो दूर कई शहर में नौकरी के लिए गए हैं, तो वहाँ भी बुखार आता है। लेकिन उनका ख्याल कौन रखता है वहाँ पर? नौकर आकर पानी दे जाता है, मेस महाराज जो भी कुछ बनाते वो खाना पड़ता है, जैसे कि खिचड़ी हो या साबू हो। डॉक्टर साहब आकर देख लेते हैं कि क्या बुखार है या नहीं, नाड़ी देखते हैं। कोकेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। कोकेन मिक्सचर यानी जो ज्वर में दिया जाने वाला कड़वी जो दवा होती है उसे कोकेन मिक्सचर कहा जाता है। ये दवा देखकर तो बुखार ही भाग जाता है, लेकिन लेखक को बुखार बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे देखो बच्चों, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोस का घर निकला। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न हो धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैर पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करके, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? देखो बच्चों, इस परिच्छेद में पहले तो दिया है कि किशन भैया की शादी है और घर में शादी का माहौल है, बहुत ही आनंदित उत्साह का वातावरण है। दिन भर उनकी दादी माँ कहीं तो गायब रहती है, बहुत सारा काम है ऐसे दिखाती है, और सारा घर सिर पर उठाकर देती है, यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। पड़ोसी ने जब बोलती तो वो दादी माँ बोलती है कि हाँ क्या बताऊँ, कितना सारा काम है, कार परोस का यानी कामकाज का घर है, बहुत सारा काम है। लेकिन ऐसे तो देखने में दादी माँ एक भी काम नहीं करती थी, सिर्फ सब पर ध्यान रखना, ये काम अच्छी तरह से ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं देखना, दूसरे के पास जाना है वहाँ ठीक ठाक काम चल रहा है कि नहीं देखना, ये सिर्फ काम दादी माँ करती थी। उन्हीं दिनों की एक बात यहाँ पर दी गई है। देखो दोपहर का समय था, लेखक भी लौट आए थे घर, और बाहर घर के बाहर जो निकसार यानी जो खुली जगह होती है दरवाजे के आगे, उसे निकसार बोलते हैं, वहाँ पर दादी किस पर तो बिगड़ रही थी। कौन था देखो, वहाँ पर रामी चाची आई थी। उसने कुछ न कुछ पैसे दादी माँ से लिए थे और वो वापस उसने नहीं दिए थे, इसलिए दादी माँ उस पर बहुत बिगड़ रही थी और बोल रही थी कि जब पैसे चाहिए थे तब पैरों पर नाक रगड़ती हुई कैसे आई थी, अब पैसे देते वक्त ऐसे बोल रही है। अब तो एक फसल गई है, दूसरी फसल क्या आपके खातिर आने वाली है? यानी खेत का अनाज तो अभी चला गया, उससे भी पैसे अभी नहीं मिल सकते, अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल आने वाली है? ऐसे बहुत गुस्सा हो रही है दादी रामी चाची पर, यानी पैसे देने वाली है रामी चाची, दादी के पैसे देने वाली है, इससे ये हमें समझ में आता है। आगे देखो रामी चाची क्या बोलती है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर रामी चाची ने कहा है कि रामी चाची बोल रही है, बहुत ही दुखी है, मालकिन मैं आपके पैसे दे दूँगा। वो आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों पर झुकी है और बोल रही है कि मेरी बिटिया की शादी है, एक बार शादी हो जाए अच्छी तरह से, फिर मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, शादी के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, ऐसे वो बोल रही है। उस पर दादी माँ फिर से क्या बोलती है देखो, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चलाए समझाने। देखो बच्चों, दादी माँ उसे
पास आने के लिए मना कर रही है, क्योंकि अभी अभी दादी माँ बहुत अच्छी तरह से नहा धोकर आई है, इसलिए बोल रही है कि अभी नहा कर आई हूँ, पीछे हट। उस वक्त लेखक ने थोड़ा सा समझाना चाहा दादी माँ को कि गरीब है बेचारी, छोड़ दो, कभी ना कभी दे देगी पैसे। लेकिन उस पर भी दादी माँ लेखक को भी बोल रही, चल मुझे समझाने आया है। आगे देखो बच्चों। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट भी देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। देखो बच्चों, बहुत दिनों तक ये जो प्रसंग था रामी चाची और दादी माँ का जो प्रसंग था वो भूल गया है लेखक। और बहुत दिनों बाद रास्ते में रामी चाची मिली है और उसने पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दादी माँ को दिया है, यानी बहुत अच्छा हो जाए आपका, आपकी दादी माँ का और आपके पोतों का बहुत सुख आपको मिले, ऐसा आशीर्वाद दिया है। लेखक ने पूछा, आप तो बहुत झगड़ा कर रहे थे। लेकिन उस पर रामी चाची ने कहा कि झगड़ा तो बंद हो गया, कल ही आपकी दादी माँ घर आई थी और उसने मुझे जो मेरा ऋण था वो ऋण तो उसने माफ़ कर ही दिया, फिर उस पर से मुझे 10 रुपये दे दिए और उसने कहा कि जैसी तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी, 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो, ऐसे दादी माँ ने कहा है। तो आपकी दादी माँ यानी देवता है बेटा, देवता, ऐसे रामी चाची ने कहा। तो देखो दादी माँ बहुत ही अच्छी है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, उस दिन बहुत झगड़ा चल रहा था। वह तो बड़े लोगों का काम ही है, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। यानी रामी चाची ने कहा, पैसे दिए हैं तो डांटना तो उनका हक है, वो बड़े हैं, डांट तो खानी पड़ेगी। ये सुनकर लेखक मन ही मन हंसे और आगे गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा एक समान होते हैं। देखो बच्चों, किशन भैया की शादी जल्दी जल्दी आ रही थी। उस शादी के पहले ही 4-5 दिन पहले औरतों का रात भर गीत गाना चल रहा था। हल्दी के दिन से ही वो चलता रहता है। वैसे ही विवाह की रात तो अभिनय होता है। अभिनय यानी नाटिका, यह प्राय एक कथा ही होती है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी जिसका विवाह है उससे विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्य दिखाए जाते हैं। अलग अलग पार्ट औरतें लेती है और उनका अभिनय चलता रहता है। उस वक्त लेखक बहुत बीमार थे। उसका जो ममेरा भाई था वो भी वहाँ ही सो रहा था। तो औरतें ने कहा कि इसमें सिर्फ औरतें ही होती है इस नाच गाने में, तो आप क्यों यहाँ पर हो। इसलिए वो दोनों पर गुस्सा हो रहे थे। तब दादी माँ बिगड़ी और औरतों को बोलने लगी कि लड़के और ब्रह्मा एक समान होते हैं, इन्हें यही बैठने दो। देखो बच्चों, यानी दादी माँ हमेशा लेखक का हो या अपने पोतों का हो लाड़ प्यार दुलार देखती थी। उनका भला किसमें वो देखती थी, वो बहुत प्यार करती थी। ऐसी ही दादी माँ सबके घर में होती है, तो हमारी दादी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। तो बच्चों, यहाँ तक पाठ समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक पाठ का मन से पठन करना है और इसमें से संयुक्त अक्षर अनुस्वार अनुनासिक शब्द अपने कापियों में लिखने हैं। धन्यवाद।